नमस्कार मित्रों, एनके हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु चल रहा था संधि का। व्याकरण में संधि का टॉपिक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो हिंदी का अगर पेपर उसमें आता है तो संधि में से 3-4 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। संधि से संबंधित अपने 2 वीडियो हो चुके थे। उसमें हमने संधि की परिभाषा, संधि के भेद और स्वर संधि, जो संधि के 3 भेद होते हैं उनमें से जो पहला भेद था स्वर संधि, उसके बारे में पढ़ लिया था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज बिना समय बर्बाद किए दूसरी जो संधि है व्यंजन संधि, संधि का दूसरा भेद जो है वो शुरू करते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी संधि है, इसमें 2-3 वीडियो बनेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से जो व्यंजन संधि के नियम होते हैं उनको समझाऊंगा और उदाहरणों को हल करूंगा। तो शुरू करते हैं व्यंजन संधि। संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि। परिभाषा देखिए, एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल होने पर ध्वनियों में विकार होता है, उस विकार से होने वाली संधि व्यंजन संधि कहलाती है। परिभाषा दोबारा देख लीजिए एक बार। एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से या स्वर से जब मेल होता है, उस मेल से ध्वनियों में जो विकार होता है, उस विकार से बनने वाली जो संधि है उस संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात आती है, कंपटीशन के एग्जाम के में पूछे जाने वाली जो बात है वो यहाँ से आएगी। व्यंजन संधि का दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन का प्रश्न बनता है यहाँ से। तो व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या होता है? हल संधि या हलंत संधि। तो व्यंजन संधि को हल या हलंत संधि के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है। प्रथम पद जो है उसमें अंतिम अक्षर व्यंजन हो, उसके बाद में दूसरा जो पद है उसका प्रथम अक्षर जो है व्यंजन हो, तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। अगर इधर व्यंजन है और इधर स्वर है तो भी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। और अगर इधर स्वर है और इधर व्यंजन है तो भी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। स्वर में क्या था? दोनों तरफ क्या आते थे? स्वर आते थे। स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर होने जरूरी थे, लेकिन व्यंजन संधि में क्या है? एक तरफ व्यंजन हो सकता है, एक तरफ स्वर हो सकता है।
और दोनों तरफ क्या हो सकते हैं, व्यंजन हो सकते हैं। तो मित्रों, व्यंजन संधि जो है उसके कोई भेद नहीं होते। स्वर संधि में आपने 5 भेद पढ़े थे, उस तरह से व्यंजन संधि में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। व्यंजन संधि जो है वो नियमों पर चलती है। तो इसके कुछ नियम है, वो नियम मैं आपको बता रहा हूँ और कुछ उदाहरण हल करके समझा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए। पहला नियम, घोष व्यंजन संधि। इसको समझने से पहले मैं आपको अघोष वर्ण के बारे में और घोष वर्ण के बारे में बताता हूं। वर्णमाला में 5 वर्ग माने जाते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा। 5 वर्ग कौन कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग माने जाते हैं। तो अघोष वर्ण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का, ये 5 वर्ग हो गए, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर वह तीनों से और आपका विसर्ग, ये सारे के सारे किस में माने जाते हैं? अघोष वर्ण में माने जाते हैं। और उसके बाद में है घोष वर्ण। तो वर्णमाला में जो बच गए वो सारे किस में आ गए? घोष में आ गए। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर ये रे लव है और सभी स्वर, ये किस में आते हैं? घोष वर्ण में आते हैं। तो अघोष वर्ण और घोष वर्ण अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि आपकी जो व्यंजन संधि है वो 50% इनके ऊपर ही आधारित है। ये अघोष वर्ण और घोष वर्ण, इनके आधार पर जो संधि होगी, इससे आपकी व्यंजन संधि 50% पूरी हो जाएगी। तो अघोष वर्ण में कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का, वर्ग में 5 वर्ग मैंने आपको बताए थे अभी। ये इसका पहला और दूसरा अक्षर और तीनों स और विसर्ग जो है वो अघोष वर्ण में आते हैं। और घोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और य लव और है और सभी स्वर जो है वो किस में आते हैं? घोष वर्ण में आते हैं। संधि का पहला नियम देखिए, जिसे मैंने क्या नाम दिया है? घोष व्यंजन संधि नाम दिया है। तो इसमें क्या होता है? यदि अघोष वर्ण के बाद कोई घोष वर्ण आए, पहले क्या है? अघोष वर्ण। पहले पद का अंतिम अक्षर तो क्या है? अघोष आए, और उसके बाद में दूसरे पद का प्रथम अक्षर क्या है? घोष वर्ण आए।
तो अघोष वर्ण घोष वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? घोष वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसको मैं आपको सरल तरीके से समझा रहा हूं। देखिए, यदि अघोष वर्ण अघोष में भी कौन से प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर आए और उसके बाद घोष वर्ण आए तो ये अघोष जो है यानी जो पहला अक्षर आया है ये अपने वर्ग का तीसरा अक्षर जो क्या है? घोष है, में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आ गई कि प्रथम पद जो है उसका अंतिम अक्षर जो है वह अघोष वर्ण हो, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ग 5 बताए थे, उसका पहला अक्षर अगर आता है और उसके बाद में कोई सा भी घोष वर्ण आता है तो ये अघोष जो है अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब देखिए, एक सूत्र लिख रहा हूं, उस सूत्र के आधार पर ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क, च, ट, त और प। उसके बाद में घोष वर्ण में इनमें से कोई आता है, पहले वाले पद में ये आ गए इनमें से, और दूसरे वाले पद में प्रथम अक्षर जो है उनमें इनमें से आता है, तो अघोष जो है वो किस में बदल जाता है? क आता है तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर यानी ग में बदल जाता है। ये ज में बदल जाता है, ये ड में बदल जाता है, द में बदल जाता है, ये ब में बदल जाता है। बस आपको इसमें 5वां जो अक्षर है, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर है
उसको इसमें क्या करना है, छोड़ना है। अगर पांचवा अक्षर यहाँ आ जाता है तो ये अपने तीसरे वर्ग में नहीं बदलेगा, उसका अलग नियम होगा। इसके बाद में उसको हमें देखेंगे। तो पांचवा जो अक्षर है उसको इसमें छोड़ना है। घोष जो वर्ण थे उसमें पांचवा अक्षर भी था, लेकिन पांचवा अक्षर यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ आता है तो यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन अलग तरीके से होगा। ये केवल इन्हीं में से होता है। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं इनके। अब उदाहरण देखिए, दिक प्लस अंबर, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, अघोष है। उसके बाद में क्या है, दूसरे पद की प्रथम ध्वनि अ है, जो किस में आता है, सभी स्वर किस में आते हैं, घोष में आते हैं। तो पहला पद जो है उसकी अंतिम ध्वनि अघोष है और दूसरे पद की प्रथम ध्वनि घोष है। तो अघोष किस में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो यहाँ पर ये किस में बदलेगा, ग में बदल गया, आधा ग। उसके बाद में क्या है, अंबर है। अस्वर है तो ये इसमें जाकर जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ग पूरा हो जाएगा, अनुस्वार इसके ऊपर लग जाएगा और ये बन गया आपका दिगंबर। बात समझ में आ गई। अब देखो इसकी संधि करते हैं। वागीश, इसमें हो जाएगा ग है, ग किसका रूप बन रहा है, क का बन रहा है, प्लस बड़ी मात्रा है ईस, वाक धन ईस। इसकी फिर से संधि करते हैं। क जो है वो किस में बदलेगा, ग में बदलेगा। आधा है, ये ईस इसमें जुड़ेगा, स्वर है ई, तो ये जुड़ते ही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और ये इसमें जुड़ जाएगा, वागीश। समझ में आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ है दिग्गज, ग आधा है, ग आधा किसका रूप है, क का है, तो इसका संधि विच्छेद होगा, दिक प्लस इधर वाला इधर आ जाएगा, गज। अब ये आधा है क्योंकि यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए क्या रह गया, आधा रह गया। अब इसका देखिए, ट है, ट किस में बदल रहा है, ड में बदल रहा है, तो ये आधा आ गया, लेकिन ये इधर क्या है, स्वर है, स्वर इसमें जुड़ते ही ये पूरा हो जाएगा, इसकी मात्रा यहाँ लग जाएगी और ये हो जाएगा षडानन। यहाँ देखिए क आया है, क किस में बदल रहा है, ग में बदल रहा है, आधा आएगा, वागदान, वागदान यानी सगाई। अब ये देखिए, जय, जय किसका रूप है, चय का है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अच प्लस अंत। इस प्रकार से आपको ये संधि विच्छेद करने। नियम याद रखना है, नियम याद है आपको तो आप संधि विच्छेद आसानी से कर सकते हो। संधि विच्छेद दिया हुआ है तो उसकी संधि आसानी से बना सकते हो। अब और कुछ उदाहरण देखते हैं। अब सट धन यंत्र का करते हैं। अंतिम पद कौन सा है, ट है, उसके बाद में क्या है, घोष वर्ण है, तो ट जो है वो किस में बदल जाएगा, ड में बदल जाएगा। षड्यंत्र। अगला देखिए, अब्द
ब जो है वो किसका रूप है? प का है। अप धन द, इसका फिर से संधि करते हैं। अघोष आ गया, अघोष के बाद में क्या है? घोष वर्ण है। तो अघोष जो है किस में बदल जाएगा? अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, यानी प जो है वो किस में बदलेगा? ब में बदलेगा। और ये जुड़ गया तो ब ऐसे लिखेंगे तो क्या शब्द बन गया? अब्ध। अब इधर देखिए, जगत प्लस अम्बा, तय आ गया। तय जो है वो किस में बदलेगा? अपने वर्ग के तीसरे अक्षर घोष वर्ण में बदलेगा, द में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा? अम्बा जोड़ना है, द जो है हलंत है, आधा है, स्वर जुड़ते ही क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और इसका अनुस्वार जो है इसके ऊपर लगे जाएगा और ये बन जाएगा जगदम्बा। ये देखिए, तय जो है वो किस में बदल रहा है? द में बदल रहा है। द आधा है, लेकिन यहाँ क्या है? स्वर है। स्वर इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? सदाचार हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा द आधा हो है, ऊ की मात्रा इसमें लग जाएगी, ये पूरा हो जाएगा। ये शुद्ध और अशुद्ध जो है उसमें भी आता है। ये शब्द क्या है? गलत है। सही शब्द क्या होगा? सदुपदेश। तो ध्यान रखना, शब्द शुद्ध में भी ये शब्द आ सकता है। अब जगदीश में देखते हैं, द किस में परिवर्तित होगा? तय में। जगत धन ईश। अगला देखिए, प है, प के बाद में क्या है? घोष वर्ण है। तो प किस में बदलेगा? तीसरे वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा, ब में बदलेगा। आधा ब है और ये लो ज, अब्ज। तो इस प्रकार से आपको ये नियम याद रखना है। नियम क्या है कि पहला जो पद है उसका अंतिम अक्षर अगर अघोष आता है और उसके बाद में दूसरा जो पद है उसका प्रथम अक्षर घोष वर्ण आता है, तो अघोष अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदले जाता है। केवल इसमें पांचवा जो अक्षर है वो आपको छोड़ना है। पांचवा अक्षर अगर आता है तो उसके बाद में उसकी संधि किस प्रकार से होती है वो अभी देखते हैं। अब नियम नंबर 2 देखिए, अघोष वर्ण के बाद अनुनासिक, जिन्हें नासिक के वर्ण भी कहा जाता है, यानी पांचवा जो अक्षर, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो अनुनासिक या नासिक कहलाता है, वह आता है। तो अघोष वर्ण जो है अपने ही वर्ग के अनुनासिक यानी पांचवें अक्षर में बदले जाता है। इससे पहले वाला जो नियम था उसमें पढ़ा था कि अघोष वर्ण के बाद में घोष वर्ण आए तो अघोष जो है वो घोष वर्ण में यानी तीसरे अक्षर में बदले जाता है। तो ये नासिक के जो है वो भी किस में गिने जाते हैं? घोष वर्ण में गिने जाते हैं, लेकिन संधि के अनुसार के आधार पर इनको अलग रखा गया है। अगर इसको उसमें शामिल करते तो आपकी संधि गलत हो जाएगी। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि अघोष वर्ण के बाद में अगर पांचवा अक्षर आता है किसी भी वर्ग का तो अघोष वर्ण जो है अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदले जाता है। अब देखिए, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना कि इसमें केवल दो के ही उदाहरण मिलते हैं, न और म के। ये दो नासिक
जो वर्ण है इनके ही उदाहरण संधि में देखने को मिलते हैं, बाकी के 3 के उदाहरण नहीं मिलते। अब देखिए इनको नेनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। तो क, ट, त, और ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें द का उदाहरण भी आपको मिलता है। ये अघोष में नहीं आता है द, लेकिन द का भी यही रूप बदलता है। इसके बाद में 5वां अक्षर न और मै के ही उदाहरण मिलते हैं, इसलिए न या मैं आए तो ये जो है किस में बदल जाएंगे, अपने 5वें अक्षर में बदले जाएंगे। क जो है वो नंग में बदल जाएगा, त जो है वो अण में बदल जाएगा, त या द जो है वो न में बदल जाएगा। अब उदाहरण देखते हैं। वाक मय, इसका हो जाएगा वांगमय। और पहले वाला जो नियम था उसमें क्या था, वाकदान है। इसमें भी वाक है, इसमें भी वाक है, ये भी गोश है, ये भी गोश है, लेकिन ये क्या है, 5वां है। इसी वजह से मैंने पहले वाला जो नियम है उसमें 5वें अक्षर को छुड़ाया था। तो यहां पर ध्यान रखना, अगर ये ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी संधि क्या हो जाएगी, यहां पर गलत हो जाएगी। ये क्या बनेगा, वांगमय बनेगा, और वाकदान जो है वो क्या बनेगा, वागदान बनेगा। अब देखिए अगला उदाहरण, जगत माता। वही है, तय अघोष है, मैं घोष है। तो नियम के अनुसार पहला जो नियम है उसके अनुसार क्या होना चाहिए, यहां पर द होना चाहिए। लेकिन यहां पर मैं क्या है, नासिक है, 5वां अक्षर है, 5वां अक्षर मैंने आपको छुड़ाया था, तो इसका हो जाएगा तय जो है वो किस में बदल जाता है, न में बदल जाता है, जगन माता हो जाएगा। अब देखिए सट धन मास, ट जो है वो किस में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा। ये आधा है तो आधा ऐसे लिखा जाएगा, और हो जाएगा क्या, षणमास। एक था सट धन आनंद, ये पहले का उदाहरण है, इसमें भी सट आ रहा है, इसमें भी सट आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, 5वां अक्षर आ रहा है। इस वजह से ट जो है किस में बदलेगा, 5वें अक्षर में बदलेगा। यहां पर क्या आ रहा है, घोष आ रहा है, तो घोष आने की वजह से ट किस में बदलेगा, 3रे अक्षर में बदलेगा, जो क्या होगा, ड होगा। षडानन हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा षणमास। तो ये चीज ध्यान रखनी है। आपसे गलती कहां पर होगी, यही पर आपसे गलती होगी। आपने नियम नंबर 5 ये पहला याद कर लिया और दूसरे पर ध्यान नहीं दिया, तो आपके ये उदाहरण जो है वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सनमार्ग में देखिए, सत्य धन मार्ग। अब देखिए उदनत, द आ गया, द के बाद में क्या है, न है, तो ये किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के अंतिम अक्षर में। न आधा है तो ये न इसको आधा इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये हो जाएगा उन्नत। अब देखिए इधर पहले में उदाहरण लिया था दिग धन अंबर, उसमें क का ग हुआ था, लेकिन यहां पर क्या है, 5वां अक्षर है, नासिक के वर्ण है, तो ये किस में बदल जाएगा,
अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा, द्विघात हो जाएगा। इस प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हो, लेकिन नियम ध्यान रखना कि अघोष वर्ण के बाद में अगर नासिक वर्ण आता है, यानी पांचवा अक्षर आता है, तो अघोष जो है वह अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदले जाता है। ये नियम नंबर 2 है। पहला नियम जो था वो ये था कि अघोष के बाद में अगर घोष वर्ण आता है तो अघोष जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में ये वर्ण में बदले जाता है। दोनों नियम अच्छी तरह से ध्यान रखना। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज आपके मन में रह गया तो ये उदाहरण जो है वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब नियम नंबर 3 देखिए, ये पहले नियम का उल्टा है। पहले नियम में तो घोष वर्ण पहले आ रहा था, उसके बाद में घोष आ रहा था। इसमें क्या है कि घोष व्यंजन पहले पद में क्या आएगा, घोष व्यंजन आएगा द, उसके बाद में अघोष व्यंजन आए तो घोष व्यंजन जो है अपने अघोष रूप तय में बदले जाता है। तो ये पहले नियम का उल्टा हो गया। इसमें केवल द के ही उदाहरण मिलते हैं, घोष व्यंजन में द के ही उदाहरण मिलते हैं। ध्यान रखना ये बात। सूत्र देखिए, अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि द आए और उसके बाद में कोई अघोष वर्ण आए तो द जो है वो किस में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के अघोष त में बदले जाता है। याद रखना, किस में बदल जाता है, त में बदले जाता है। उदाहरण देखिए, आपद प्लस काल, क्या आ गया, द आ गया। इसके बाद में क्या है, अघोष है, तो द किस में बदल जाएगा, त में बदले जाएगा और क्या बन जाएगा, आपतकाल बन जाएगा। इधर वाले में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूसरे पद में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इधर देखिए, द आ गया, इसके बाद में क्या है, अघोष है, आदत है, बदल गया उत्तर। ये देखिए, उत्कृष्ट तय जो है किसका रूप आ रहा है, द का रूप आ रहा है। उद प्लस इधर वाले में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कृष्ट हो गया। ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, द आ गया, इधर क्या है, अघोष है, तो द किस में बदल जाएगा, त में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, संसद सदस्य हो गया। इधर देखिए, उद त में बदल गया, तम, उत्तम। ये लिखा ऐसे जाता है। ये देखिए आपका तत्सम, तद, त किसका रूप है, द का, तो द आ जाएगा और ये सम। इसका फिर से शब्द बना लेते हैं। द आ गया, द किस में बदलेगा, त में, अघोष वर्ण है बाद में, और ये आपका तत्सम बन गया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि द आता है और द के बाद में अगर अघोष आता है तो द अपने ही वर्ग के अघोष यानी त में बदले जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता रहा हूं।
नोट, ध्यान रखना ये बात। उद, उत, तद, तत्, सत, सॉरी सद, इनमें से उद, तद, सत रूप ही मूल उपसर्ग है। इसलिए इनका ही प्रयोग करना चाहिए। उद है, तद है, सत है, इनका ही प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग भी होता है। अगर मूल रूप से देखा जाए तो उद, तद और सत ही होते हैं, लेकिन हिंदी में उद का प्रयोग भी प्रचलन में है। ये बात ध्यान रखना है आपको। नियम नंबर 4 देखिए। अगर अनुनासिक यानी नासिक के पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो अक्षर है वो अनुनासिक होता है, नासिक होता है। उसमें केवल मैं के ही उदाहरण आपको मिलेंगे। इसमें के बाद निर्नुनासिक, यानी दूसरा जो नियम मैंने बताया था उसमें उल्टा था। पहले निर्नुनासिक आ रहा था, उसके बाद में अनुनासिक आ रहा था। तो निर्नुनासिक जो है वो अपने पांचवें अक्षर में बदल रहा था। अब इसमें चौथे नियम में क्या आया है कि पहले अनुनासिक आया है और उसके बाद में निर्नुनासिक आया है। पांचवें, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो अनुनासिक होता है और बाकी के जो होते अक्षर वो निर्नुनासिक होते आता है। तो मैं यानी अनुनासिक जो है उसी वर्ग के, यानी निर्नुनासिक जो है उसके पंचम वर्ण में या अनुस्वार में बदले जाता है। वो भी किस में बदल रहा था? दूसरे नियम में पांचवें अक्षर में बदल रहा था और इसमें भी मैं जो है उसी वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल रहा है। सूत्र देखिए, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि या अक्षर जो है मैं आ गया, उसके बाद में ये आपके निर्नुनासिक अक्षर है, ये आते हैं ऊपर वाले क से लेकर मैं तक आते हैं। तो ये मैं जो है वो उसी वर्ग, जैसे क आ गया तो क वर्ग का जो पांचवा अक्षर उसमें बदल जाएगा। च में से आ गया तो च वाले में बदल जाएगा, ट वाले में बदल जाएगा, न वाले में बदल जाएगा, प वाले में बदल जाएगा। और अगर ये आते हैं यह स है, ये आ जाते हैं, ये भी निर्नुनासिक है लेकिन ये आ जाते हैं तो मैं जो है वो किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। अब कुछ उदाहरण देखिए। अहम कार, मैं आ गया, अनुनासिक आ गया, उसके बाद में निर्नुनासिक है क है, तो मैं जो है वो क वर्ग का जो पांचवा अक्षर है उसमें बदल जाएगा। अहंकार हो गया। लेकिन मानक हिंदी में जो नासिक अनुनासिक है उसको किस रूप में भी लिखा जाता है? अनुस्वार रूप में भी लिखा जाता है। तो ये शब्द क्या हो सकता है? अहम, अहंकार। शब्द क्या बन गया? अहंकार। इसका देखिए, मैं आ गया, मैं के बाद में गए है, निर्नुनासिक है, क वर्ग का है, तो संगत हो गया। इसका रूप
अनुस्वार में भी जा सकता है ये संगत। ये देखिए च आ गया, आधे में बदल गया, सिंचित, इसको अनुस्वार रूप में भी लिख सकते हैं सिंचित। आधा ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए आपकी संज्ञा शब्द देखिए, सम ज्ञा। अगला देखिए, मैं के बाद में ध है, ध तय वाले में आता है तो न में बदल जाएगा, आधा न, और ये दी। आपकी जो संधि है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस धी। अब यहाँ देखिए सम न्यासी, न आ गया, न कौन से रूप में आ रहा है, कौन से वर्ग में आ रहा है, तय वर्ग में आ रहा है। तय वर्ग के रूप में किस में बदलेगा, न में। सन्यासी हो गया। अब देखिए संविधान, वह आ गया तो अनुस्वार में बदलेगा, यह अनुस्वार हो गया, यह आपका विधान हो गया, संविधान। संहार का देखिए, समधन हार। तो इस प्रकार से आपको ये संधि विच्छेद करने हैं। अब नोट देखिए, एक विशेष बात देखिए, अगर संयुक्त रूप से दो अनुनासिक व्यंजन साथ साथ आते हैं तो वो अपने मूल रूप में ही लिखे जाएंगे, अनुस्वार में नहीं। ये बात ध्यान रखना। ये देखिए, ये आपका सन्यासी है, इस सन्यासी को आप ऐसे नहीं लिख सकते। ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध है। तो संयुक्त रूप से दो अनुनासिक साथ साथ आते हैं तो वो अपने मूल रूप में ही लिखे जाएंगे, अनुस्वार रूप में नहीं लिखे जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो मित्रों, आज हमने 4 नियम पढ़े व्यंजन संधि के। चारों बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और एक नियम दूसरे नियम से जुड़ा हुआ है, तो याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नियम मैंने बहुत ही सरल तरीके से सूत्र के द्वारा आपको समझा दिए हैं, कुछ उदाहरण भी मैंने आपको समझाए हैं और मुझे उम्मीद है या पूर्ण विश्वास है कि ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। आपकी 70% व्यंजन संधि जो है वो इन 4 नियमों के आधार पर ही पूरी हो जाती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस वीडियो का लाभ और ज़्यादा लोगों को, आपके मित्रों को प्राप्त हो सके। अब बाकी के जो नियम बचे हुए हैं, छोटे छोटे नियम और बचे हुए हैं इसमें, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
तो आप घर में व्याकरण की जो किताबें हैं उनमें और उदाहरण लीजिए, उनको इस तरीके से आप हल कीजिए, तो आपकी जो संधि है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।